तो आज का हमारा टॉपिक है सैंपल कि सैंपल कैसे लिया जाता है। सैंपल को प्रतिदर्श कहते हैं और सैंपलिंग एक मेथड होता है। सैंपल और सैंपलिंग, जैसे कि अभी मेरे को मिला के 37 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कितनी रो बनी हुई है आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। मेरी स्क्रीन लाइन के नीचे 5 लोग और हैं, यानी मेरे को मिला के फर्स्ट कॉलम में 6 लोग हैं। सेकंड कॉलम में कुंदन जी वाले लाइन में 6 कॉलम है, 6 लोग हैं। किरण जी में 6 हैं, सुनील जी में 6 हैं, भारती वाले में 6 हैं, भावना जी में 6 लोग हैं। अब जैसे कि 36 लोग दिखाई दे रहे हैं हमें, ये इसको बोलते हैं टोटल पॉपुलेशन की जितनी जनसंख्या है। अब मुझे कोई टेस्ट लेना है, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे को ईसीजी करनी है ना। अब ईसीजी के लिए मशीन चाहिए, पैसे भी लगेंगे और 36 के 36 लोगों को कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि 36 लोगों को तो कराने में मुझे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगी और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो फिर मैं क्या करूँगा कि 36 लोगों में से मैं उन मेन मेन लोगों को निकाल लूँगा जो बाकी लोगों को रिप्रेजेंट करें। जैसे मैंने अपनी लाइन में से मोना जी को निकाल लिया, कुंदन जी वाली में मैंने कुंदन जी को निकाल दिया, थर्ड रो में मैंने पुष्पा जी को निकाल दिया, फोर्थ रो में मैंने रश्मि जी को निकाल दिया, फिफ्थ में मीनाक्षी जी और सिक्स्थ में मैंने भावना जी को निकाल दिया। तो मैंने सभी कॉलम से एक एक पर्सन को उठा लिया। ऐसे मैंने पर्सन को उठाया जो पूरे कॉलम को या पूरे अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं सैंपल। अब फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि कक्षा है, कक्षा में से जैसे आपने देखा होगा कि कई बार बोला जाता है कि कोई बाहर से कोई पर्सन आया है, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी में भी रिप्रेजेंटेशन के लिए चुना गया, हमारी कक्षा वालों ने मुझे मेरा सिलेक्शन किया कि राहुल आर्य सबके सामने बोलेगा, वीसी सर के सामने, एचओडी सर के सामने, कि यानी कि ऐसे पर्सन का चुनाव किया जाता है जो पूरे ग्रुप की बातों को रख सके। उस चुने हुए व्यक्ति में वो सारे गुण होने चाहिए जो पूरी कक्षा चाहती है और जो पूरी कक्षा के जो विचार हैं, उसको सैंपल कहते हैं। ये सैंपल की क्वालिटी होती है। अब अगर मैं पूरी कंट्री की बात करता हूँ कि पूरी कंट्री में ऐसा कौन होगा जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, अनुमान लगाओ ऐसा कौन सा पर्सन है जो हमारी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। पीएम। वेरी गुड, पीएम। परफेक्ट आंसर, हमारा प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बाहर जाते हैं दूसरी कंट्रीज में। अब प्राइम मिनिस्टर का स्पीच सुना लोगों ने, दूसरे देशों के लोगों ने कहा अरे वाह मोदी जी वाह, आपने तो बड़ा अच्छा बोला। तो मोदी जी के साथ में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन अपने आप हो गई कि मोदी जी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पे हमारे ओलंपिक्स में हमारे कोई मेडल आता है, जीतता वो एक व्यक्ति है लेकिन नाम पूरी कंट्री का होता है। एक हमारा रेसलिंग में पोजीशन आ गई ओलंपिक्स में, तो क्या बोलेंगे, गोल्ड मिला रेसलिंग में इंडिया वाले को। इसका मतलब कि इंडिया में रेसलिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब कि उस एक व्यक्ति ने पूरी कंट्री का नाम ऊपर कर दिया। तो वो पर्सन जो है पूरी कंट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर जाके, उसको सैंपल कहते हैं। आज हम उसी चीज को पढ़ने वाले हैं। एक और मैं फोटो से आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि ये टोटल पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको 36 लोगों में बताया, मान लेते हैं कि 20 लोग हैं ये टोटल, ठीक है, माना कि 20 लोग हैं। अब मैंने सैंपल उठाना है कि हर एक का तो मैं टेस्टिंग नहीं करूंगा, तो मैंने इसमें से कुछ सिलेक्टेड पर्सन को उठा लिया, ब्लू वाले को उठा लिया, है ना, ग्रे को उठा लिया, ब्लैक को उठा लिया, येलो को उठा लिया, ब्लैक को उठा लिया, एक रैंडमली मैंने कोई एक ग्रुप उठा लिया। ये ऐसा ग्रुप है जो लगभग इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिए लगभग करेगा, कंप्लीट तो कब कुछ नहीं हो सकता, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं हो सकती। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी
ऐसा कहेंगे कि मोदी जी जैसे बाकी लोग भी होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे मोदी जी जैसे ही हो। सभी लोगों के ओलंपिक्स में मेडल आए, सारे ही रेसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है कि हाँ, ज्यादातर ऐसे होंगे। तो ऐसा सैंपल सैंपल को लेने की मकसद क्या रहा, क्योंकि सैंपल में थोड़े लोग आ गए। अब थोड़े लोग आएंगे तो हमारी मेहनत भी कम लगेगी, टेस्टिंग का खर्चा भी कम लगेगा, तो हमारा टाइम, हमारे पैसे, और जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा सैंपल का मकसद होता है लेने का। तो थोड़ा सा मैं डेफिनेशन और पढ़ा देता हूँ आपको, उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे हम। सैंपल को हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श। प्रतिदर्श हिंदी में कहते हैं। सैंपल यानी कि पर्सन, जिन पर्सन का हमने चुनाव किया, लेकिन जिस मेथड के द्वारा उनका चुनाव किया उसको कहते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग एक मेथड है, और सैंपल जिसका चुनाव किया गया, कि अनुसंधानकर्ता द्वारा, मतलब कि जो रिसर्चर है, जीव संख्या यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है, जैसे कि टोटल भारत में से समष्टि यानी कि पूरी ज्यादा बड़ा एरिया, उसको समष्टि कहते हैं। जैसे कि इंडिया में से प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया गया बोलने के लिए कि बाहर की अमेरिका की पार्लियामेंट में जाके वो स्पीच देगा, तो उस समय हमारी पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे। वहां पे मोदी जी ने अच्छा बोल दिया तो पूरा देश अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अगर वहां पे मोदी जी ने थोड़ा बेकार बोल दिया तो पूरा देश बेकार हो जाएगा। तो प्रतिनिधि मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पूरी कंट्री को, पूरी समष्टि को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ग्रुप को हम, ऐसे जो पर्सन को जो हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम सैंपल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी कक्षा में बात करूं, कि जैसे कि हमारी कक्षा में कुंदन जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी पूरी कक्षा को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखते हैं। तो कुंदन जी, अभी बाहर से कोई आया, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का कुछ सर्वे हुआ कि एमडीवाई ये कैसी पढ़ाती है, तो आके उठाया, मैं बोलूंगा कुंदन जी से पूछ लो। अब कुंदन जी वो ऐसे व्यक्ति है जो इसको हर पर्सन की, हमारी हर छोटी छोटी बातों की जानकारी है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक ऐसा पर्सन का चुनाव हो जाए जो कभी क्लास में ही नहीं आता और उसके पास फोन लगा लिया जाए, और वो फिर कल बोले कि एमडीवाई का तो बड़ा बेकार सीन है, क्लास होती है नहीं होती है। यानी कि सैंपल का भी एक कुछ खूबी होती है। सैंपल के लिए भी कौन होना चाहिए, जो व्यक्ति क्लास में आएगा वही तो फीडबैक दे सकता है, जो आएगा ही नहीं वो क्या फीडबैक देगा। इसलिए सैंपल की अपनी क्वालिटी होती है कि कौन सा हमें सैंपल लेना है। ऐसा व्यक्ति लेना है जो पूरे ग्रुप को प्रतिनिधित्व मतलब कि रिप्रेजेंट कर सके, पूरी जानकारी हो, उसको ही हम सैंपल कह सकते हैं। ऐसे ही दाएं बाएं से किसी को भी कुछ भी उठा लिया, और जो कभी क्लास में ही नहीं आया, तो उसको हम सैंपल नहीं मानेंगे, वो आपकी रिसर्च को बेकार कर देगा। देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, इसमें यानी कि जो सैंपल लिया है जीव संख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन को, जैसे कि हमारी पूरी एमडीवाईए क्लास को कुंदन जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके अंदर वो क्षमता है कि सभी गुण, सारी क्वालिटी उनके अंदर है। वो गाना भी गा सकते हैं, वो पढ़ा भी सकते हैं, वो हैंडल भी कर सकते हैं, वो होस्टिंग भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम सैंपल के लिए चुने सकते हैं, और वो ही हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सैंपल हमेशा टोटल पॉपुलेशन का छोटा होता है। जैसे कि अभी 36 लोगों से में से मैंने 6 लोगों का सिलेक्शन अभी किया था एक एक कॉलम में से, यानी कि टोटल पॉपुलेशन तो हमारी हो गई 36, या फिर हजारों में मान लेते हैं आप, यहाँ पे मैंने 36 छोटा ले लिया। तुलना में काफी छोटा होता है सैंपल। मान ली 36 में से मैंने 6 लोगों का ले लिया, और मैं कहता हूँ कि इन 6 लोगों ने जो बोलेंगे मैं मान जाऊंगा कि हाँ एक्चुअल में यही फीडबैक है हमारी क्लास का। अब ये 6 लोग अच्छा फीडबैक दें या 6 लोग बुरा फीडबैक दें, मैं मानूंगा कि इन 6 लोगों ने 36 लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए बात अपनी रखी है। तो ये 6 लोग क्या हो गया, सैंपल, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे ये।
अब उसकी भी एक नियम होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपनी क्लास का मैं फीडबैक लेने की बात करूं, मैं एकदम से बोल दूं कि माधवी जी, भावना जी, पूजा जी, रश्मि जी, ये लोग अपना फीडबैक दो। अब मुझे पता है भैया ये तो मेरे क्लासमेट हैं, अब कोई क्लासमेट चाह कर भी बुरा नहीं बोल सकता। तो उसको बोलते हैं पक्षपात होना, बाइसेप्स बोलते हैं, कि उसमें पक्षपात के गुण संभावना से ये आ जाते हैं थोड़े से, सही करें, लेकिन फिर भी भैया हमारा दोस्त है, हमारी जानकारी है, हम ऐसा नहीं करेंगे। चाहे वो बुरा भी हो जाए, फिर भी उसके अंदर से दिल नहीं मानता कि नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा। तो मतलब कि क्या होता है कि सैंपल ऐसा व्यक्ति का होना चाहिए जो बिल्कुल अननोन हो। जैसे कि पुष्पा जी है, मैं नहीं जानता, आज तक मैं इनसे नहीं मिला। आप पुष्पा जी जो बोलेंगी मैं उसको सही मानूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली इनको कभी नहीं मिला आज तक। अब इन्होंने अगर पॉजिटिव फीडबैक दिया, नूरा जी से मैं आज तक नहीं मिला, संतोष जी से आज तक नहीं मिला, इन्होंने जैसे फीडबैक दिया, क्योंकि ये अननोन है मेरे लिए, ना मेरे शहर के, ना मेरे गांव के, ना मेरे स्टेट के। अब दूसरी जगह के लोग अगर अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, उस समय फिर मैं मानूंगा हाँ अब मैं सही हूँ। समझ रहे हो? सैंपलिंग के अपने क्वालिटीज होती हैं कि कैसा व्यक्ति का सैंपल हमें लेना चाहिए। ये टोटल पॉपुलेशन हो गई, और ये हमने सैंपल ले लिया कि टोटल पॉपुलेशन, जैसे कि यहाँ पे 12 लोगों की पॉपुलेशन है, और 12 में से हमने रैंडमली कुछ भी सिलेक्शन कर लिया, नंबर 2, 6, 9, 12। यानी कि सैंपल का साइज पॉपुलेशन के मुकाबले कम होता है। और जो मेथड जो यूज किया गया है इसके अंदर, उस मेथड को सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है। अब इसके अपने अपने गुण होने चाहिए कि आइडियल सैंपल के मतलब कि अच्छा जो प्रतिदर्श है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि मेरिट ऑफ ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि उसको समग्र प्रतिनिधित्व का गुण होना चाहिए। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कुंदन जी के अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो हमारी पूरी MDYA को रिप्रेजेंट कर सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो सारी क्वालिटी है जो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। क्लास के मॉनिटर के अंदर वो सारी क्वालिटी हैं जो पूरी क्लास का प्रेजेंटेशन बाहर की असेंबलीज में, दूसरे स्कूल्स में वो दे सके। ठीक है, उसको हम सैंपल कहेंगे। एडिक्वेट स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल, इसका मतलब क्या है कि उसका आकार ना पर्याप्त होना चाहिए, ना तो बहुत छोटा हो और ना ही बहुत ज्यादा हो, लगभग 10 to 20% होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने लिया कि 100 लोग हैं, और 100 लोगों में से मैंने, टोटल पॉपुलेशन 100 हो गया, अब 100 में से मैंने 15 लोगों का सिलेक्शन किया, तो 10 से 20 के बीच में संख्या होनी चाहिए लगभग। ये उसको अच्छा सैंपल कहेंगे। ज्यादा होएगी वही भी दिक्कत है, और कम होएगी तो रिजल्ट ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दो चार दोस्त गलती से सिलेक्शन हो गया, और दोस्त तो कभी बुरा कह ही नहीं सकते चाह कर भी, तो फिर वो रिजल्ट गलत हो गया ना। तो इसलिए 15 लोगों में दोस्त कितने आएंगे? एक दो दोस्त आ जाएगा, बाकी तो दुश्मन भी टकरा जाएंगे। तो मतलब कि 10 से 15 20 % में स्ट्रक्चर जो अच्छा होगा तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे से बताया जा सकता है, वो ज्यादा अच्छे से हमारी गलतियों को और हमारे रिजल्ट को दे सकते हैं। कि जो रिजल्ट जो देने वाला है वो निष्पक्ष होना चाहिए और तटस्थ भाव वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला दोस्त है तो भैया दोस्त को हम कभी गलत नहीं कहेंगे, तो वो तो भी पक्षपात हो गया। लेकिन सामने वाला दोस्त होकर भी अगर निष्पक्ष भाव के साथ में रिजल्ट देता है तो उसको हम सैंपलिंग के लिए मानेंगे कि हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है, इसको हमें लेना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर निष्पक्षता का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने रिश्वत खा के गलत बोल दिया, गलत इंटरव्यू दे दिया, अक्सर ऐसा होता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए सैंपल के अंदर। और जो हमारा उद्देश्य है उसको कंप्लीट करने वाला होना चाहिए, वो तर्क पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो बातें रखेगा वो लॉजिकली होने चाहिए, लॉजिकली प्रूफ होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बताइए कक्षा हमारी कैसी है, अब कुंदन जी बोले कक्षा तो बड़ी अच्छी है,
अब मैं बताऊंगा कि रीजन क्या है, तर्क दो क्यों अच्छी है। अब कुंदन जी कहेंगे हाँ आप टाइम टाइम पर क्विज भी कंडक्ट कराते हो, बच्चों का ध्यान भी रखते हो, टाइम टाइम पे फीडबैक भी लेते रहते हो, तो इन्होंने लॉजिकली बात रखी है, बच्चों के डाउट्स भी लेते हैं, यानी कि वो तर्क संगत होना चाहिए, लॉजिकली प्रूफ भी होना चाहिए कि फैक्ट हो, फैक्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, टाइम और पैसे की बचत करने वाला हो, तभी तो हमने सैंपल लिया है। अगर सैंपल लेने से हमारा टाइम और मनी ज्यादा लगता है तो फिर वो सैंपल का फायदा क्या। तो सैंपल हम इसलिए लेते हैं ताकि ज्यादा पॉपुलेशन को थोड़े लोग रिप्रेजेंट करें, उन थोड़े लोगों का टेस्टिंग करना, रिजल्ट लेना, उनको योगा कराना आसान रहेगा ज्यादा के मुकाबले। अब किसी कॉलोनी में 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग रहते हैं, मैंने 1,000 लोगों को योगा कराया, ठीक है, 1,000 लोगों को मैंने 1 महीना योगा कराया। अब मुझे रिजल्ट देखना है कि मेरी योगा कराने से किसका क्या रिजल्ट मिला है। तो क्या मैं 1,000 के लोगों का सैंपल लूंगा? ऐसे तो मेरे 10 दिन तो खाली सैंपल लेने में ही चले जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक मेथड उठाऊंगा कि उन 1,000 लोगों से मैंने 10, 20, 30, 50 लोग निकाल लिए। अब मैं उन 50 लोगों को बुला रहा हूँ, जी अब बताइए, उनसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ कि बताइए आपको योगा क्लास कैसी लगी। जबकि 1,000 लोगों से पूछना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन उन 50 लोगों से पूछना 1,000 के मुकाबले मेरे लिए आसान है। अब उन 50 लोगों के अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बिना डरे अपनी बात को रखें, उन्होंने योगा प्रैक्टिस रेगुलर की हुई हो। इससे एक्स्ट्रा और भी एक जो क्वालिटी मैंने अभी सैंपल की बताई। तो ये है सैंपल का बेनिफिट। समझ आया होगा सभी को सैंपल किसको कहते हैं? हाथ उठाओ, मुझे कौन बता सकता है सैंपल क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझ जी आया तो राहुल आगे सर। कुछ समझ नहीं आएगा आपको। जी राहुल सर। माइक नहीं खोलना जी, माइक नहीं खोलना, हाथ उठाना है। कुंदन जी, मोहित जी, मीनाक्षी जी, अजीत जी, संतोष जी, मोना जी, हाँ चैतन्य ही होगा जी, आपने आज पहली बार उठाया। आप बताइए माइक खोल के, चैतन्य जी बताइए। ओम सर। हाँ जी, शॉर्ट में जल्दी बताइए सैंपल क्या होता है। हाँ सर, सैंपल जैसे में सर एक कोई भीड़ है, जैसे मान के चला जाए कि कुंभ का मेला लगा है और वहां पे हमें किसी सर दूसरा उदाहरण देते हैं सर, सॉरी। कोई बात नहीं, जैसे कोई सर बात नहीं। हमें, हाँ सर, जैसे में हमें आपको कोई योगा का जैसे एक्सपेरिमेंट रहना, लोगों से मतलब कैसा मतलब लोगों को योगा कराया तो प्रॉफिट हुआ उन्हें या लॉस हुआ। तो अगर एक ग्रुप को हम योगा कराते हैं तो योगा कराने के बाद उसका कोई जो बात जो नहीं, रिजल्ट है आपको समझ आ उसके गया लिए। है लेकिन आप वर्ड नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ, समझ आ गया आपको, लेकिन शब्द आप नहीं दे पा रहे। पुष्पा जी मुझे जी सर। शॉर्ट में बताएं, एक लाइन के अंदर बताना है। सर जैसे जो पूरी जनसंख्या है उसमें से जो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उसमें से जो हम 20% जो हम चीज लेंगे उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। वेरी और गुड। इसका एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण है, जैसे ब्लड सैंपलिंग हम लेते हैं, जब जैसे हम शरीर में से ब्लड निकालते हैं उसमें जो हम सैंपलिंग लेते हैं वाह, उसका भी जो वो पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है वो ब्लड सैंपलिंग। परफेक्ट, क्या क्या एग्जाम्पल दिया पुष्पा जी, खुश कर दिया आपने तो। वाह, कि मेरे खून के अंदर 7 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर मेरे शरीर में खून है। अब मैं पूरे थैंक यू खून सर। तो टेस्ट के लिए लैब में नहीं लेके जाऊंगा ना। तो डॉक्टर ने एक छोटा सा एक इंजेक्शन में से निकाल लिया 50 ml, 100 ml ब्लड। अब वो 50 ml जो ब्लड है वो मेरे पूरे बॉडी के जो ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस ब्लड के अंदर कोई वायरस आया है, कोई इन्फेक्शन आया है, जो भी बीमारी आई है, उसके अंदर बीमारी आई है, तो हम क्या कहेंगे कि पूरे शरीर में बीमारी आई है, तो उसको सैंपल कहेंगे। वाह, बहुत बढ़िया पुष्पा जी, इतने अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। अब आगे हम पढ़ते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग को हम बोलते हैं, सैंपल तो हो गया चुनना, और सैंपलिंग हो गया उस कैसे वो हमने चुना, और चुनने का जो तरीका होता है ना, उसको सैंपलिंग कहते हैं।
ये दो प्रकार की होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं संभावित, सैंपलिंग को हिंदी में कहते हैं प्रतिचयन, कि जिसमें किसी के पर्सन की भी चुनने की पॉसिबिलिटी हो, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जिसमें पक्षपात हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि अभी कक्षा में लोग बैठे हुए हैं। अब मैं तो चलो टीचर हूँ, चलो मैं टीचर हूँ, टीचर होते हुए पक्षपात कई बार आ जाता है। मैं बोलता हूँ कि चलो जी पूजा जी माइक खोल के बताओ, भावना जी माइक खोल के बताओ, एक छोटा सा आ ही जाता है थोड़ा बहुत। वैसे मेरी संभावना कम रहती है कि कम से कम आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में हो जाता है कि दोस्त इनसे पूछ लिया जाए। तो यानी कि तो वो क्या हो गया, पक्षपात हो गया, वो भेदभाव कर दिया मैंने बाकी बच्चों के साथ, कि ये तो अपने अपने दोस्तों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीचर, और बाकी लोगों को तो पूछ ही नहीं रहे। तो ये पक्षपात हो गया। अब मैं निष्पक्ष भाव कैसे करूंगा? मैंने आंख बंद कर दिया और आंख बंद करके मैंने स्क्रीन पे उंगली लगा दी, मेरी उंगली जहां पे रुकी, हाँ जी, नूरा जी के ऊपर मेरी उंगली रुकी, नूरा जी बताओ, तो ये निष्पक्ष भाव हो गया। या जैसे कि हम गेमिंग खेलते ना, वो एक लगाते हैं कि सुनो करो, वो क्या होता है वो, अंताक्षरी में हम करते हैं, चलो शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, जहाँ पे वो उंगली रुकती है वो निष्पक्ष भाव हो गया, कि जहाँ पे उंगली रुकी, भैया चल गाना सुना, या सर्कल बना लिया, बीच में बोतल घुमा दी, वो बोतल जहां पे रुकेगी भैया, अब कुछ शोर थोड़ी है भैया, उसी के पास रुकेगी जा करके। तो वो हो गया निष्पक्ष भाव, निष्पक्ष चयन करना। बोतल घुमा दिया, जहां पे बोतल का मुंह रुकेगा, भैया हाँ तेरा नंबर है तू बोल, तो वो भी निष्पक्ष भाव वाला हो गया। समझ पा रहे हो पक्षपात कहाँ आता है? ये पेपर में एक क्वेश्चन 100% आता है सैंपल में से, हर बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से सैंपल में से। पर्ची मैंने, आप 41 लोगों के नाम मैंने लिख के एक पर्ची डाल दी। अब पर्ची मैं उठा रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसमें क्या है, तो वो बताओ क्या है वो पर्ची उठाने वाला, भेदभाव है या फिर बिना निष्पक्ष भाव है वो? निष्पक्ष। हाँ निष्पक्ष किरण जी, किसी किरण जी रैंडमली। बताइए क्यों निष्पक्ष भाव है वो? सर वो एक जैसे एक लॉटरी की तरह कि आपने पर्ची डाली, कोई भी उठाएगा तो कोई उसमें किसी का भी नाम आ जाएगा सर, उसमें जो चुनना चाहता है उसका कोई रोल नहीं रहता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे पूरी कक्षा के रोल नंबर याद है, ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पूरी कक्षा के रोल नंबर याद है। अब मैं कह रहा हूँ कि रोल नंबर 37, माइक खोलो अपना, मैसेज बताओ ये क्या है? पक्षपात। क्यों नूरा जी, क्यों पक्षपात है बताओ? क्योंकि सर आपको पता है कि आप कौन से कैंडिडेट को बोल रहे हो। वेरी गुड, मुझे पता है कि रोल नंबर 37 किसका है, तो ये पक्षपात हो गया। और यहीं पे अगर कोई अननोन पर्सन बाहर से आ जाए, जिसको नहीं पता कि रोल नंबर ये किसका है, और वो आकर के 37 बोले, तो ये क्या है? निष्पक्ष। क्यों निष्पक्ष विशाल जी? Because he doesn't know about the 37 roll number कि who or she is there. वेरी गुड, क्योंकि वो नहीं जानता कौन है 37, उसके लिए वो निष्पक्ष है। उसके लिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 10, रोल नंबर 20, रोल नंबर 37, 40 सारे समान है उसके लिए, क्योंकि वो किसी को जानता ही नहीं। लेकिन मैं तो पूरी क्लास को जानता हूँ, तो मैं तो सोच सोच के अपने दोस्तों का नाम लूंगा सामने, भैया रोल नंबर 37 आओ, 40 आओ, 22 आओ, है ना? तो मैं अगर नाम ले रहा हूँ तो ये पक्षपात हो गया। और अगर कोई अननोन पर्सन जिसको नहीं पता, अगर वो उस रोल नंबर का नाम ले रहा है रैंडमली, इसको रैंडमली मेथड बोलते हैं, तो वो निष्पक्ष भाव हो गया। अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं। ये आप पढ़ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी यानी कि जिसमें किसी के भी आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब कि जो बाहर से पर्सन आया और उसने बोला कि 37, क्योंकि वो तो किसी को जानता ही नहीं, तो मतलब कि वो हो गया प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। लेकिन मुझे तो पता है भैया मेरी क्लास में 37 किसका है, तो वो मैं आ गया नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि मैंने नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब कि
यहाँ पे किसी अपने जानने वाले को रेफरेंस दी जा रही है, अपनी पहचान वाले को रेफरेंस ज्यादा मिल रही है, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आ गया। और प्रोबेबिलिटी में उसको कुछ पता ही नहीं ये किसका है, लॉटरी में से उठा ला, बोतल घुमा दी, कुछ भी ट्रिक अपनाया, तो वो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आए। अब प्रोबेबिलिटी मेथड में मेनली 4 विधियां होती हैं। ये पेपर में हर बार आता है ये क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसे ही ना 5-6 विधि लिख देगा और ये कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सी विधि नॉन प्रोबेबिलिटी की है, सिलेक्ट करो, या इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी मेथड है, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी मेथड नहीं है। सबसे ज्यादा तो कोटा आती है पेपर में, ये कोटा तो मैंने कई बार देख ली, कोटा सैंपलिंग हर बार पेपर में आ जाती है। कोटा, स्नोबॉल, जजमेंटल, क्लस्टर, इनके नेम आ जाते हैं पेपर में, सीधे के सीधे नेम आएंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो स्ट्रेटिफाइड है वो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगी, जो रैंडम है वो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगी, सिस्टमैटिक है वो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगी, क्लस्टर इसको एरिया सैंपलिंग भी कहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगी, स्नोबॉल सैंपलिंग है ये नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगी, कन्वेंशियल सैंपलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगी, जजमेंटल नॉन प्रोबेबिलिटी, कोटा सैंपलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी। यानी कि आपको ध्यान होना चाहिए कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी में है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन हमारे बाहर से पूछते हैं, रेयर चांस है कि अंदर जाके क्वेश्चन पूछे। तो मैंने 5-6 क्वेश्चन तो देखे हैं हर बार पेपर में, सिर्फ बाहर से स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, और जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको पता भी होगा इस तरीके के क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आए हैं। तो ये सैंपलिंग हो गया। दोबारा से बता रहा हूँ कि सैंपल किसको, चुने हुए लोग, सैंपलिंग कौन, चुनने की प्रक्रिया। क्योंकि जो मैंने पिक्चर लिया था वो सेकेंडरी डाटा था, अब उसमें चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है अपने नोट्स को, ये मेरा प्राइमरी डाटा है, ये ज्यादा बेस्ट है सेकेंडरी से। उसमें 1-2 चीज छूटी हो सकती है, लेकिन इन नोट्स में छूटने की पॉसिबिलिटी कम है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देना, सिस्टमेटिकली, वो लिखना भूल गया मैं, शायद बाद में लिखा मैंने, फोटो पहले खींच ली थी, सिस्टमेटिकली ऐड कर देना यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में 4 होते हैं। दिख रहा है, क्या जी? पीडीएफ नहीं शो हो रहा है, आप शो कर रहे हैं क्या? हाँ, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नहीं दिख सर, रही है, दिख रही है राहुल जी। निशा जी अपना नेटवर्क चेक कीजिए आप, हैं। देखिए 4 है, सिंपल रैंडम मेथड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम मेथड, एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग और सिस्टमैटिकली सैंपलिंग मेथड। तो 4 जो मेथड है ये प्रोबेबिलिटी मेथड के, प्रोबेबिलिटी यानी कि जहां पे संभावना होती है, किसी के भी संभावना हो सकती है आने की। आप लोग हो अभी डर बना हुआ है कि मैं किसी का भी नाम ले सकता हूं, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब मुझे आप लोगों को पता है भैया राहुल सर तो गिने चुने लोगों का नाम लेते हैं, तो बाकी लोग तो रिलैक्स हो गए भैया, वो तो उन्हें पता है, वो तो बार कुंदन जी से क्वेश्चन पूछेंगे, वो तो मीनाक्षी जी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें तो बाकी लोग तो रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो एकदम से किसी को भी उठा दूंगा, तो सभी लोग एक्टिव रहते हैं उससे, भैया सर तो किसी को भी नंबर दे सकते हैं, माइक खोलो तुरंत। तो वो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगा जहां पे किसी के भी नंबर आने की संभावना हो, लेकिन बार बार अपने जानने वालों का रेफरेंस दी जा रही है, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा। ये रहा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसके अंदर कोटा सैंपलिंग आएगा, नाम याद कर लीजिए, एक्सीडेंटल आएगा, परपसिव आएगा। ये ध्यान कर लीजिए मिस्टेक से गलती हो रखा था, ये फोटो में मैंने कॉपी में तो काट दिया था, लेकिन पुरानी फोटो मैंने चेंज करनी भूल गया, मैं आज एडिट कर दूंगा इसको। सिस्टमैटिकली जो है ना ये प्रोबेबिलिटी में आएगा, एक किताब के अंदर सिस्टमैटिक को नॉन प्रोबेबिलिटी में शो किया हुआ था, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे सिस्टमैटिक नॉन प्रोबेबिलिटी में डाल दिया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि सिस्टमैटिक तो प्रोबेबिलिटी में आता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी प्रोबेबिलिटी में है, इसलिए वो नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे गलत हो गया था, इसको आप सभी लोग करेक्ट कर लें। स्नोबॉल सैंपलिंग, सैचुरेशन सैंपलिंग, डेंस सैंपलिंग, एक और आएगा डायमेंशनल सैंपलिंग, ये हमारे पेपर में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है।
तो ये तो होगी आउटलाइन। अब हम इनको डीप पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आउटलाइन बताया ना कि प्रोबेबिलिटी में सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड है, सिस्टमेटिक है, एरिया है। अब हम एक एक को पढ़ते हैं कि सिंपल में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, ठीक है। अब एक एक को हम पढ़ते हैं। ये रहा सबसे पहले मेथड, सिंपल रैंडम मेथड, ठीक है। सिंपल रैंडम मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन। आप देख लीजिए, हिंदी तो बड़ी टफ है, आप इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए, इंग्लिश के आसान है कि सिंपल रैंडम मेथड। इसका मतलब क्या है कि किसी का भी नंबर आ सकता है। जैसे कि हमने पर्ची उठाई, अननोन पर्सन आया, मैंने आंख बंद करके किसी भी पर्सन की तरफ उंगली कर दी। अब जिस पर्सन की तरफ उंगली गई वो पर्सन रिप्रेजेंट करेगा या बोलेगा, गाना सुनाएगा, डांस करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब कि या मैंने इसको चुनाव किया बोलने के लिए, तो उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम मेथड, कि सामान्य रूप से किसी को चुनना। और इस मेथड में ये ऐसा मेथड है कि किसी के भी नंबर आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि मैं एक अगर आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा चलो, मैं इस पिक्चर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये सैंपल लिया गया है, ठीक है। आप ये सोचो कि ये खाली पॉपुलेशन दिखाई गई है आपको। ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, एक मिनट दीजिए, मैं इनको चुप कराता हूँ, एक मिनट दीजिए। जी सूर्य, तो हम कहाँ पर थे, एक बार बताएं मेरे को। हाँ, सैम्पलिंग। सैंपल पे थे, ठीक है। मान लेते हैं कि 20 लोग हैं हमारे पास। अब 20 लोग में से मैंने सैंपल उठाना है। मैंने आंख बंद करके बोल दिया कि मैंने, जैसे मैं स्क्रीन मेरे सामने, मैंने कहा कि जहां मेरी उंगली रुकेगी वही पर्सन आकर के बोलेगा। तो मेरी मेरी उंगली इस पर्सन पे आ गई, तो ये मेरा सैंपल हो गया। मतलब कि मेरी उंगली, ये सभी लोग डरे हुए हैं सभी कि किसी का भी नंबर आ सकता है। यानी कि जहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो किसी का भी नंबर आ सकता है और उसके लिए सिंपल मेथड लगाया गया हो, उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम मेथड, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम मेथड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है कि इसको हिंदी में कहते हैं स्तृत यादृच्छिक प्रतिचयन। देखिए हिंदी कितनी टफ है, तो इसलिए इंग्लिश में याद कीजिए, इंग्लिश का आसान है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम मेथड। अब इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रेटिफाइड में इसमें ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। देखिए लिखा भी होगा, जीव संख्या को उनकी विशेषताओं के आधार पे, यानी कि उनकी क्या क्या बेस्ट है, उनके आधार पर कुछ स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। तो ऐसे को हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम मेथड कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है कि इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कि फर्स्ट द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। ये वाला पॉइंट बड़ा काम का है, पेपर में ये पूछा जाता है कि सब ग्रुप्स किस में बनाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड के अंदर सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। एंड द मेंबर्स फ्रॉम ईच सब ग्रुप्स आर सिलेक्टेड रैंडमली। अब देखिए इसकी मैं फोटो आपको बनाई है, ये क्लस्टर हो गया। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड ना। अच्छा स्ट्रेटिफाइड की है ही नहीं, चलो मैं ये क्लस्टर लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ क्लस्टर है ये, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रेटिफाइड बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, इसको आप स्ट्रेटिफाइड लिख लीजिए, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये ग्रुप से अलग अलग पहले एक साथ थे। ये कितने गोले बने हुए हैं, 5 और 3 8 गोले बने हुए हैं। ये पहले एक साथ खड़े हुए थे सारे के सारे, जैसे कि ये एक मैंने बना दिया, एक पूरा बड़ा बॉक्स, ये ऐसे थे मान लेते हैं। और ये सारे के सारे इसमें भरे हुए थे, एक लाइन में लगे हुए थे। तो आके मैंने बोला कि जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं वो अलग खड़े हो जाओ,
जो बच्चे योगा करते हैं वो अलग खड़े हो जाओ, जो बैडमिंटन खेलते हैं वो अलग खड़े हो जाओ, ठीक है, जो डांस करते हैं वो अलग खड़े हो जाओ, जो जिम्नास्टिक करते हैं वो अलग खड़े हो जाओ, है, जो रेसलिंग करते हैं वो अलग खड़े हो जाओ। मतलब क्या है कि जहां पे हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषता है कि ये कोई और एक्टिविटी करते हैं, ये योगा वाले हैं, ठीक है, ये डांस वाले हैं, ये जिम्नास्टिक वाले हैं, ये रेसलिंग वाले, ये इनकी विशेषताएं होंगी। इसी तरीके से ग्रुप्स को अमीर अमीर लोग अलग खड़े हो जाओ, गरीब लोग अलग खड़े हो जाओ, बच्चे पार्टी अलग खड़ी हो जाए, लड़के अलग खड़े हो जाओ, लड़कियां अलग खड़ी हो जाओ, अनमैरिड बच्चे एक तरफ खड़े हो जाओ, मैरिड बच्चे एक तरफ खड़े हो जाओ, बूढ़े व्यक्ति एक तरफ खड़े हो जाओ, शुगर वाले सारे लोग एक तरफ खड़े हो जाओ, सारे बीपी वाले एक तरफ खड़े हो जाओ। मतलब कि कोई ना कोई विशेषता, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सब ग्रुप की बात हो रही है, कोई ना कोई विशेषता होगी जो उनको अलग बना देगी, फिर उनका अलग तरीके से स्टडी करना और फिर उनका सैंपल लेना, उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ध्यान दीजिए, समझिए, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग किसी विशेषता के आधार पे किसी ग्रुप्स में लोगों को बांट देना। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बांटता हूं, सिंपल सा ग्रुप जो मैं सामान्य नियम लगाता हूं कि बॉयज अलग हो जाओ, गर्ल्स अलग हो जाओ, सिंपल लगा दिया मैंने, ग्रुप्स में बांट दिया, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम मेथड। अब मैं थोड़ा सा और स्ट्रेटिफाइड लगा रहा हूं, अनमैरिड बॉयज एक तरफ खड़े हो जाओ, अनमैरिड गर्ल्स एक तरफ खड़ी हो जाओ, मैरिड लेडी एक तरफ खड़ी हो जाओ, मैरिड जेंट्स एक तरफ खड़े हो। तो मैंने 4 सब ग्रुप्स बना दिए आप में से, और 4 बन भी जाएंगे, हैं ऐसे लोग, बन गए ना ग्रुप्स। और फिर मैं चारों लोगों का अलग अलग तरीके से टेस्टिंग लेता हूं, इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ओके, इसमें एक चीज आती है, इस चीज का ध्यान रखना, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इस वर्ड का ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा गया है इस तरीके से। बहुत होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक जैसे गुणों वाले, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि अलग अलग गुणों वाले। ठीक है, अब एक गुणों वाले यहाँ पे, जैसे कि अब इसमें होता क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। हाँ, ये रहा, दिस टेक्निक इज एडोप्टेड व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट हाईली होमोजीनियस, कि एक्चुअलिटी में इसमें एक जैसे लोग नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने तो अभी आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, इसमें तो मैंने एक जैसे ले लिए, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता, एक जैसे लोग नहीं लिए जाते, उसमें मिक्स लिए जाते, ग्रुप्स बांटने के बाद भी अलग अलग लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे इंटेलिजेंट लोग ले लिए, तो अरे एमडीवाई में तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, अब सारे नालायक बच्चों का ले लिया सैंपलिंग और कहेंगे कि पूरा एमडीवाई ये नालायक है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। तो एक्चुअल फीडबैक तो वो होगा ना जहाँ पे नालायक बच्चे भी हो और इंटेलिजेंट बच्चे भी हो, फिर उन दोनों को मिला के जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे ना एक्चुअल फीडबैक ये है क्लास का। तो वो यहाँ पे होता है कि इस मेथड में क्या होता है, होमोजीनियस टू हेट्रोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। होमोजीनियस का मतलब कि एक जैसे लोग, कि सारे इंटेलिजेंट और या फिर सारे नालायक। होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक जैसे गुणों वाले, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि मिक्स, उसमें इंटेलिजेंट भी है और उसमें नालायक भी है। अब आप लोग मुझे कोई माइक खोल के बताओ, ज्यादा जो बेहतरीन रिजल्ट है होमोजीनियस से आएगा या हेट्रोजीनियस से आएगा? हेट्रोजीनियस। हाँ मोहित जी, आप बताओ क्यों हेट्रोजीनियस आपने नाम लिया? हेट्रोजीनियस इसलिए लिया है क्योंकि उसमें हर एज के हर ग्रुप के बंदे होंगे और मैं हर एज पे और हर ग्रुप के बंदे पे मैं वो अपना टेस्ट कर सकता हूँ। वेरी गुड। और होमोजीनियस क्यों मना किया आपने?
होमोजीनियस वो होगा कि एक ही जैसे लोग होंगे, जिनको मतलब एक ही तरह की, एक ही एज के होंगे, या एक ही वो होंगे, मतलब एक ही एज के या एक ही जाति के लोग होंगे। तो उसमें क्या है कि उतना अच्छा मैं उसमें बेटर वो नहीं कर पाऊंगा अपनी टेस्टिंग, जितनी बेटर मैं इसमें कर लूँ, क्योंकि मुझे इसमें हर तरह के लोग मिल जाएंगे, तो मुझे इसमें सैम्पलिंग अच्छी मिल जाएगी। वेरी गुड। अब यहीं पे मैं एक थोड़ा सा अपना एक पॉलिटिक्स का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, तो अन्यथा ना ले, समझने की दृष्टि से। अब मोदी जी कैसे हैं उसका हमें टेस्टिंग करना है, ठीक है, हमारे मोदी जी कैसे हैं। अब मोदी जी सामान्य तो भैया हिंदू को प्रमोट करते हैं। अब मैं खाली हिंदू हिंदू लोगों का सैंपल ले लूं और बोलूं कि देखो मैंने 1000 लोगों का सैंपल लिया और सारे 1000 लोग मोदी जी के पक्ष में हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारे इंडिया वाले पक्ष में हैं। तो ये क्या हुआ, ये होमोजीनियस हुआ या हेट्रोजीनियस, बताइए। ये अगर एक ही जैसे हैं तो ये होमोजेनियस हुआ। वेरी गुड। अगर मैं यहीं पे इन 1000 लोगों में मैं बोलूं कि 200 लोग मुस्लिम लोग थे, 200 लोग हिंदू लोग थे, 200 जैनिज्म के थे, 200 बुद्धिज्म के थे, 200 अन्य किसी रिलीजन के थे, तब ये 1000 लोग हो गए। अब ये 1000 लोगों का फीडबैक है, अब ये रिजल्ट बेस्ट होगा क्या, बताइए। जी भैया ये बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें हर ये तरह के फैक्ट लोग हैं और होगा, हर तरह से क्योंकि सोच सकते हैं। ये हर एंगल से देंगे, हर एंगल से रिजल्ट देंगे। नहीं तो हिंदू वाले तो बोलेंगे भाई हम तो अपने हिंदू भाई को प्रमोट करेंगे, वो पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन जैनिज्म बुद्धिज्म सारे रिलीजन वाले पक्षपात नहीं कर सकते, वो अपना ट्रू रिजल्ट देंगे। तो ये होता है हेट्रोजीनियस, जिसमें सब मिक्स हो। तो हेट्रोजीनियस का रिजल्ट हमेशा बेस्ट होता है होमोजीनियस के मुकाबले। कोई बात कह रहे हैं कि पहले इसमें ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उन ग्रुप्स को मतलब कि वो मेल है फीमेल है बच्चा है बूढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, रिलीजन उसके धर्म के अनुसार, प्रोफेशन की वो काम क्या करता है, वो मजदूर है, वो बिजनेसमैन है, वो जॉब करने वाला है, या उसकी एज के अनुसार छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा, या बीमारी के अनुसार, इसके अनुसार जब हम उसको डिवाइड करते हैं और उसके बाद में रिसर्च करते हैं तो ऐसे सैंपलिंग को क्या बोलते हैं, जल्दी माइक खोल के बताओ मुझे। इसको अरे बाप रे, कौन बोला, कौन बोला, स्ट्रेटिफाइड, रुकी, कौन बोला, स्ट्रेटिफाइड। क्या बोले राधिका जी, बोलना जरा। हाइड्रोजीनियस सर अलग अलग गुण के ना, बूढ़े भी है बच्चे भी है जवान भी है, तो अलग अलग क्वालिटी मिलेगी ना सर। हाँ तो क्या हो गया, वो क्या नाम है सैंपलिंग का, हाइड्रोजीनियस अलग अलग गुण वाले। अरे राधिका जी सारा करा धराया पानी में डाल दिया आपने तो। स्ट्रैटिफाइड, बाकी लोग, हाँ जय कृष्ण जी आप बोलिए। स्ट्रैटिफाइड मेथड। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड, ठीक है राधिका जी, आप कान खोल के बैठो, हैं रट्टा मत मारो, समझो, रट्टा मार रहे हो आप, हैं। इसमें अपन ने अलग अलग गुण वाले भी लिखे हैं ना भैया। मैंने मेथड पूछा है जी, मैंने मेथड पूछा था, तो मेथड स्ट्रेटिफाइड है, हेट्रोजीनियस को मेथड थोड़ी है, हैं? अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया मेथड तो, भैया। सर हाँ बोलिए पूनम जी। सर इसमें ऐसे होगा, यानी जो टोटल सैंपल होगा पॉपुलेशन वो हेट्रोजीनियस होगा सब टाइप का, फिर हम उसको ग्रुपिंग करेंगे वो होमोजेनियस हो जाएगा, और फिर हर एक ग्रुप से एक एक को लेंगे, एक एक यानी कितने भी, मैं एक एक बोल रही हूँ, लेंगे सैंपल, तो वो फिर से हेट्रोजीनियस हो जाएगा। हाँ वो हाँ वो जरूरी में स्टार्टिंग में मैं पता नहीं कि स्टार्टिंग में वो होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है, लेकिन हमें फाइनल का पता है कि इसमें फाइनल में हेट्रोजीनियस होगा, ये मेन है एंडिंग में, जी समझ सर। रहे हो। जैसे जी कि अभी सर। आप सारे लोग यहाँ पे बैठे हो, अगर मैं खाली दिल्ली वालों को प्रमोट करूँ, भैया मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ, कि मैं सारे दिल्ली वाले बच्चों को प्रमोट कर रहा हूँ, तो ये होमोजीनियस हो गया। लेकिन मैं एक बच्चा मैं जम्मू कश्मीर से उठा रहा हूँ, एक मैं महाराष्ट्र से उठा रहा हूँ, एक मैं छत्तीसगढ़ से उठा रहा हूँ, एक मैं उत्तराखंड से उठा रहा हूँ, और फिर मैं रिजल्ट निष्कर्ष लेता हूँ, वो होगा हेट्रोजीनियस। मैंने सब लोगों को लिया, किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस मैंने नहीं दी, तो ज्यादा स्टेट का पार्टिसिपेंट्स हुआ तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस, ठीक है। अरे भैया मुझे तो दोनों एक जैसे लग रहे, स्टडीफाइड रैंडम और ये हाइपोजीनियस। ओहो, तो अपन ग्रुप ही उठा रहे ना भैया, अलग आएगा अलग समझ, क्वालिटी। अभी तो आगे पढ़ाऊंगा ना, अभी तो और कंफ्यूज होएगी, अभी तो दो ही पढ़ाएंगे ना मैंने,
समझे नहीं इसका मतलब आपने। अच्छा, क्या बाकी लोगों में भी ये डाउट है क्या जो राधिका जी के मन में आ रहा है? सर एक सिंपल एग्जांपल दूं क्या, मतलब हमें दिया गया था वैसा स्ट्रेटिफाइड का। जी बताइए। जैसे कि दिल्ली की 10 हॉस्पिटल ले लो, 10 हॉस्पिटल की सभी नर्स, मतलब 10 हॉस्पिटल्स, सभी नर्स का हेल्थ रिव्यू लेना है। ओके, ओनली नर्स, हॉस्पिटल की खाली नर्स स्टाफ का ही रिव्यू लेना है। तो जिनको डाउट है उनको ही पूछिए कि ये क्या होगा। खाली नर्स, 10 हॉस्पिटल, ओनली नर्स और उनका हेल्थ रिव्यू। रैंडमली किसी को उठाया हमने नर्स का, है ना? नहीं सर, तो फिर नर्स सेम ही ग्रुप है ना, होमोजीनियस होगा ना सर, क्योंकि ओनली तो नर्स को ही ले रहे हैं, नो वेराइटी इज देयर। तो हमें ये तो दिया गया था, मतलब हेट्रो और होमो नहीं था, बस स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का ये एग्जांपल दिया गया था कि 10 हॉस्पिटल ले लो, उसमें से ओनली नर्स का, मतलब सेम ही ग्रुप हो गया ना, कि नर्स इसमें है 50 है, इसमें 100 है, तो ओनली नर्स का ही लेना है, दैट इज होमोजीनियस। हाँ, ये स्ट्रेटिफाइड कैसे हो सकता है? स्ट्रेटिफाइड आई डोंट थोड़ी नो है। सर, हमें ऐसे दिया गया था कि स्ट्रेटिफाइड पे वो सैंपलिंग ऐसे उस बड़े। बेसिस पे वो बोल रहे होंगे शायद कि एज के हिसाब से, क्योंकि सभी की एज सेम हाँ, नहीं होती ना, तो इसलिए उन्होंने वहां पे उसको चूज किया होगा। आई हो डोंट नो सकता है क्योंकि कि आपको सुनने में थोड़ी गलतफहमी हो गई हो वहां पे। हाँ, उनका इधर ये कहना कि मैंने एक जो हॉस्पिटल मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल उठाया, एक मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल उठाया, एक मैंने हाई लेवल का हॉस्पिटल उठाया, और फिर मैं रैंडमली किसी को उठा रहा हूँ, और फिर ओके उसमें भी मैं बीमारी के अकॉर्डिंग लोगों को, क्योंकि इसमें ओके ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप्स का ध्यान ओके रखना। जो आपने ओके। एग्जाम्पल दिया, ग्रुप्स तो बनाएंगे उसमें, तो यस, कैसे ये है स्ट्रेटिफाइड मेरे हो पास सकता है लिखा वो? हुआ सर, मुझे मिलेगा तो मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, मुझे डाउट है इसमें क्योंकि वो लिखा हुआ था, मैं भेजती हूँ सर ग्रुप पे ही। हाँ, आप मुझे भेज देना। यस सर, यस सर। स्ट्रेटिफाइड में हमेशा ग्रुप्स बनेंगे, सब ग्रुप्स ध्यान रखना, जहां पे सब ग्रुप्स आ जाएगा वहां पे स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है? राधिका जी, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? बाकी लोगों को डाउट नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आगे। जी जी भैया। हाँ, अगला मैं पढ़ा रहा हूँ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसको कहते हैं सैम्पलिंग इंटरवल भी बोलते हैं इसको, कि समान इंटरवल के अंदर किसी का सिलेक्शन करना सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे कि मैं एक पिक्चर के थ्रू आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा इसको। ये रे, हाँ, मैं आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 2 3। अब मुझे राधिका जी आप बताओ, आपको मैंने 10 नंबर तक यहाँ पे शो किए हुए हैं, आपको जी इसमें कोई सिस्टम दिखाई दे रहा है? बताओ क्या सिस्टम आपको समझ आ रहा है? ये लोग सैंपल है, नीचे वाले लोग सैंपल हैं, और ऊपर वाली पॉपुलेशन है। बताओ क्या है, कोई सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको? बाकी लोग मैसेज करो, क्या सिस्टम दिख रहा है बाकी लोगों को? इसमें से कुछ लोगों को अपन ने चुन लिया भैया, मतलब पूरे पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चुन लिया। कुछ लोग तो फिर 1 3 भी हो सकते हैं। तो अच्छा, मुझे हाँ, समझ आ गया, अलग अलग उसका है ना भैया, जैसे ये एक कलर अलग है, एक कलर अलग है और एक अलग है, जैसे ग्रीन वाले सेम कलर ही आ रहा है ना भैया आगे समझ में। अच्छा, आपकी मैं मानता हूँ कि देखो ग्रीन, ब्लैक, ग्रीन, ये तो फिर ग्रीन आ गया, तो आपका तो तुक्का गलत लग गया। यहाँ पे तो ब्लैक होना चाहिए था उसका मतलब, तो तुक्का तो आपका गलत हो गया। अनुमान तो आपने सही लगाया लेकिन फेल हो गए। बाकी लोग माइक खोल के बताओ, क्या आपको क्योंकि दिखाई इसमें दे रहा है? इसमें इवन नंबर चल रहे हैं, 2 4 6 8 और 10 इवन वेरी नंबर चल रहे हैं। गुड। देखिए 2 4 6 8 10 एक सिस्टम से जा रहे हैं। नंबर तो मैं देख ही नहीं रही भैया, मैं वो कलर देख रही। तो ऐसे मेथड को जिसमें सिस्टम से लोगों को चुना जा रहा है उसको सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। यहाँ पे तो एक एक छोड़ के लिया गया, ऐसे ये भी हो सकता है कि 3 6 9, 5 छोड़ के भी हो सकता है, 5 10 15 20। जैसे होता है ना कि चलो भैया अब पूरी क्लास का फीडबैक ले रहे हैं, पूरी क्लास है, क्लास में 50 लोग हैं, और बाहर से कोई पर्सन आया, बोला कि मैं निष्पक्ष भाव से करूंगा, बोले कि चलो भैया जिन जिन के 5 से डिवाइड होती है संख्या वो रोल नंबर खड़े हो जाओ। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ये जिसके रोल नंबर होंगे वो खड़े हो जाएंगे, और उससे फिर वो क्वेश्चनिंग करेगा या उनका टेस्ट लेगा। तो मुझे बताओ ये कौन सा मेथड है?
ये पक्षपात वाला मेथड है या निष्पक्ष वाला मेथड है? प्रोबेबिलिटी निष्पक्ष। निष्पक्ष। शालिनी जी क्यों निष्पक्ष? क्योंकि उसे पता नहीं है ना कि 5-5 के गैपिंग में किसको मैंने बोला है, उसको पता ही नहीं है कि कौन है, वो अननोन है उसके बारे में। वेरी गुड। तो ये इसलिए ये प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगा कि इसमें किसी का भी नंबर आ सकता है। जरूरी थोड़ी है कि उसके सारे दोस्त 5 की लाइन में ही हो। तुक्का लग सकता है कि भैया 40 वाला नंबर हमारा दोस्त है, लेकिन 30 वाला तो नहीं है, 35 वाला तो नहीं है ना? तो मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखना, पेपर में आता है कि अंदर की तो चीजें कम आती है, ज्यादातर बाहर से ही आता है क्वेश्चन कि बताओ सिस्टमैटिक किसका एग्जाम्पल है, प्रोबेबिलिटी का है या नॉन प्रोबेबिलिटी का है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा अंदर का पढ़ा देता हूँ। इसमें एक नंबर को सीरीज को फॉलो किया जाता है। आप इस तरीके से भी इसमें पूछा जा सकता है कि जो कैपिटल एन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल्स एन की टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ मच सैंपल नीड। बताता हूँ अभी इसका मतलब क्या है। और के का मतलब कि रिपीटेशन कितनी बार हो रही है। अब मैं मान लेता हूं कि मेरी क्लास में 50 रोल नंबर हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कैपिटल एन। अब एन क्या है कि मुझे 50 बच्चों में से कितने लोगों का सैंपल लेना है। मान लिया मैंने 10 लोगों का सैंपल लेना है, तो के आ जाएगा। मतलब कि कितने लोग छोड़ छोड़ के मुझे लेने आ जाएगा ना। मतलब कि मैं हर 5 के बाद उठाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैंने नीचे दिखा रखा है, यहाँ पे देखिए, ये 1 से 50 तक की गिनती लिखी हुई है। तो मैंने हर 5 को सिलेक्ट कर लिया तो मेरा काम हो गया। मुझे 10 लोग मिल गए, रैंडमली मिल गए, एक सिस्टेमेटिक तरीके से मिले हैं मेरे को। मैंने कोई पक्षपात नहीं रखा। या फिर मैंने हर 3 के बाद 3, 8, 13, 18, या फिर मैंने इस मेथड को लगाया। मतलब कि हम सिस्टम से जा रहे हैं, हर एक के बीच में 5-5 का डिफरेंस है। समझ पा रहे हो? जहां पे किसी सिस्टम को फॉलो किया जाए उस मेथड को हम कहते हैं सिस्टेमैटिक सैंपलिंग मेथड। ओके, सिस्टेमैटिक सैंपलिंग मेथड, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया 1, फिर 5 छोड़ के 6, फिर 5 छोड़ के 11, फिर 5 छोड़ के 16। लेकिन मेन चीज कॉमन तो है ना कि 5-5 छोड़े ला रहे हैं लोग। यहाँ पे एक सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। तो जहां पे किसी सिस्टम को फॉलो करके किसी का चुनाव किया जाए तो उस मेथड को सिंपल रैंडम मेथड कहते हैं। ओके, वो टाइम तो हो गया जी। ये लास्ट में पढ़ा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी वाला कंप्लीट हो जाएगा। बने रहो सभी। एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग, जो हमने 4 हम सैंपलिंग पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ाया सिंपल रैंडम मेथड, दूसरा मैंने पढ़ाया स्ट्रेटिफाइड रैंडम मेथड, तीसरा मैंने पढ़ाया सिस्टेमैटिक सैंपलिंग, और चौथा अब हम पढ़ रहे हैं एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। ये होगा क्या? अब पहले से पहले मुझे जल्दी से बताओ, पूनम जी आप मुझे बताओ, सिंपल रैंडम मेथड क्या होता है? सर सिंपल रैंडम यानी 50 लोग हैं तो मैं उसमें से कोई भी ले लूंगी, उसमें मैं कुछ रूल अप्लाई नहीं करूंगी, मुझे जो लग रहा है मैं ले लूंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल रैंडम मेथड में से, जैसे कि ये पहले आदमी एक जगह पे खड़े हुए थे, मैंने किसी को भी रैंडमली उठा लिया तो वो सिंपल रैंडम मेथड है। लेकिन मैंने उसको, जैसे कि स्पोर्ट्स वाला, डांस वाला, योगा करके सब लोगों को पहले मैंने अलग अलग एरिया के बेस पे, यहाँ पे मैंने योगा गलत लिख दिया, यहाँ पे आप लिखो कि हरियाणा वाले हैं, पंजाब वाले हैं, उत्तराखंड वाले, एरिया बेस, एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। और फिर जैसे कि 6 लोग हैं, 6 में से किसी एक को भी उठा लिया, जैसे इसमें मैंने ब्लू वाला उठा लिया, इसमें ये वाला 4 वाला उठा लिया।
इन 6 में से फिर कोई भी रैंडमली किसी का सिलेक्शन करना। समझिए, पहले तो एरिया के अकॉर्डिंग बांट देना, फिर उन ग्रुप्स में से किसी का भी सिंपल रैंडम मेथड, जैसे कि लॉटरी की तरीके से, बोतल घुमाने वाले तरीके से, आंख बंद करके किसी पर भी हाथ लगाने से, बाद में वो जो पहले वाला मेथड हमने पढ़ा था उसको लगाना। इसको कहते हैं एरिया या क्लस्टर सैंपलिंग। यानी सर ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम मेथड ही है, सिर्फ एरिया के हिसाब से होगा। हाँ, स्ट्रेटिफाइड में, अरे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप, उस जैसा है लेकिन वो नहीं है। इसका डिफरेंस मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा, बताओ कौन बताएगा स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर में डिफरेंस क्या है? एनीवन? मतलब सर ये सिर्फ एरिया के हिसाब से होगा क्लस्टर। शालिनी जी बोलेंगे, शालिनी जी बोलिए। हाँ, पहले एक ग्रुप में डिवाइड किया एरिया के हिसाब से, फिर उस ग्रुप में से हमने किसी को भी रैंडमली उठा लिया कि ये हमें चाहिए, मतलब सब ग्रुप हो गया। ग्रुप में पहले डिवाइड किया, फिर उस ग्रुप से एक सब ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा। थोड़ा थोड़ा करीब पहुंचे हो। मीनाक्षी जी बताओ। सर उसमें शायद हेट्रोजेनिक था, इसमें होमोजेनियस होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि होमोजेनियस होगा एरिया में, और उसमें हेट्रोजेनियस था स्ट्रेटिफाइड में। काफी करीब पहुंचे हो आप, थोड़ा और बेहतर कौन बता सकता है? मोहित जी बोलो। उसमें हमें स्पेशली उसमें हेक्टोजेनियस ही लेना पड़ता है, और इसमें क्या है कि हम कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हेक्टोजेनियस भी हो सकता है, वो होमोजेनियस भी हो सकता है अगर हमने ग्रुप में बनाया तो। क्योंकि एरिया में हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसमें ये बड़े भी होंगे, इसमें बूढ़े भी होंगे, वो भी और भी होंगे। तो उसमें एरिया के हिसाब से कुछ भी आ सकता है, उसमें बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें सिर्फ देखना है कि एरिया कौन सा है उसका। वेरी गुड। जैसे इसमें सर, क्या, हाँ कुंदन जी बोलिए बोलिए। जैसे कि हम इंडिया है, कंट्री है, उसमें जितने जितने भी राज्य हैं, तो हमने एक एक राज्य से एक एक, जैसे मुख्यमंत्री को जैसे कि उठा रहे हैं, तो एक सैंपल्स ले रहे हैं हर एक राज्य से, एक एक, या किसी पर्सन को ले रहे हैं। अब वो पर्सन चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का हो सकता है, इट डजंट मैटर, तो होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। लेकिन हम जो ग्रुप, जैसे कि हम राज्य ले रहे हैं, हर एक राज्य से एक एक पर्सन उठा रहे हैं, एक सैंपल्स ले रहे हैं ना, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है सर। तो मैं आपके एग्जांपल को मैं आपको बेहतर कर, हाँ बोलो मीनाक्षी जी बोलो। जैसे कि हमारे इंटर स्टेट कंपटीशन होते हैं ना, तो जैसे कि अगर योग का होगा तो हम हर स्टेट से एक एक योग के स्टूडेंट ही उठाएंगे, तो उनमें ये हो गया कि सारे योग के स्टूडेंट है, तो होमोजीनियस हो गए ना वो। और ऐसे अगर फुटबॉल का हुआ तो फुटबॉल के लोगों को ही लेंगे, तो वो सब एक जैसे हो गए। देखो मैं तो समझाता हूँ, देखिए मैं समझाता हूँ आपको, अभी समझाता हूँ। देखो क्या है कि अभी कुंदन जी वाला एग्जांपल बहुत मुझे अच्छा लगा कि 29 स्टेट्स है, सब में से एक एक पर्सन को उठा लिया। अब हरियाणा से तो कोई 10th पास व्यक्ति उठा लिया, दिल्ली से कोई MA वाला उठा लिया, यूपी से कोई PhD वाला उठा लिया। रैंडम, भैया रैंडम में तो किसी का भी नंबर आ सकता है। अलग अलग स्टेट तो आपने चुन लिया, लेकिन ये नहीं बताया उस स्टेट में से उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। समझ रहे हो? एरिया क्लस्टर मेथड में क्या होता है, सिर्फ एरिया देखा जाता है उसमें। आप देखो, अब बताओ क्या इसमें रिजल्ट ठीक आएगा? मुझे PhD वालों पे रिसर्च करनी है, लेकिन मैंने सैंपल तो ले लिया BA वाले का, तो PhD का वो कैसे आंसर कर देगा? वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो एरिया और क्लस्टर मेथड में सिर्फ एरिया के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड रैंडम मेथड में सब ग्रुप्स बनाएंगे उनके गुणों के आधार पे, कि सारे PhD वाले होंगे, सारे BA वाले होंगे, हैं? उनकी विशेषता, सारे योगा वाले होंगे, जो भी मीनाक्षी जी कह रही थी, सारे योगा वाले होंगे, उनकी एक विशेषता हो गई, और फिर उसमें से किसी का सिलेक्शन करना, वो स्ट्रेटिफाइड है। थोड़ा सा दिक्कत आई होगी, पीछे से जब पढ़ोगे तब और क्लियर हो जाएगा इसको, ठीक है? और क्वेश्चन जब आप करोगे तब और ज्यादा अच्छे आपको समझ आएगा इस चीज। तो ये आज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमने किया आज, और कल हम नॉन प्रोबेबिलिटी वाले करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही आता है, इसलिए अच्छे से समझ के करना आप इन चीजों को। अब किसी भैया ये मोहित और मीनाक्षी भी तो यही बोल रही है कि स्टडीफाइड और हाइड्रोजीनियस एक, और मैं भी यही बोल रही हूँ। दोबारा बोलो राधिका जी, क्या बोल रहे हो?
ये मोहित और ये मीनाक्षी भी बोल रहे हैं ना कि ये स्टडीफाइड और ये हाइड्रोजीनियस एक जैसे ही तो बता रहे हैं दोनों, और मैं भी यही बता हूँ। तो मैं भी तो यही बोल रही थी भैया आपको कि ये हाइड्रोजेनियस और स्टडीफाइड एक जैसे हैं भैया। आपने आंसर सही दिया था, लेकिन उस समय में सैंपलिंग मेथड का नाम पूछ रहा था। हेट्रोजीनियस कोई सैंपल मेथड थोड़ी है, मेथड तो स्पेसिफाइड रैंडम सैंपलिंग हुआ ना, है ना। आप मेथड पूछ रहे थे, मैं आपका समझ। तात्पर्य बिल्कुल सही था, लेकिन आंसर गलत था। हाँ मैं समझ गई भैया, समझ सुना नहीं, ठीक है। ठीक है जी, ओके जी। तो किसी को डाउट हो तो बताइए। हाँ किरण जी बोलो। सर ना जैसे हम अगर क्लस्टर और सर स्ट्रैटिफाइड को अगर ऐसे समझ सकते हैं ना सर, कि जैसे हमने कोई क्लस्टर चुना, सपोज हमने एक शहर चुना, फिर सर उसमें से हमने कुछ जैसे बॉयज लिया, फिर गर्ल्स लिया, फिर मैरिड लोग लिए, अनमैरिड लिए, डॉक्टर लिए, इस तरह से सर हमने अगर ग्रुप बनाए और फिर सैम्पलिंग कलेक्ट की, तो सर वो तो स्ट्रैटिफाइड होगा ना। लेकिन अगर ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाए, रैंडमली हम किसी को चुने, तो वो क्लस्टर कहलाएगा सर। इट इज राइट। रैंडमली किसी एरिया को, जैसे कि रुको मैं एक एग्जांपल आपको ही दे रहा हूँ कि मुझे पहाड़ों के बच्चों के ऊपर रिसर्च करने कि पहाड़ों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कैसे होते हैं। तो मैंने एक स्पेशली एरिया ले लिया कि पहाड़ों वाले बच्चे। अब पहाड़ तो भैया कई जगह पे हैं, उत्तराखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, असम में भी है, भूटान में भी है। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक का चुनाव कर लूंगा। अब मैंने उत्तराखंड का चुनाव कर लिया। अब उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले किसी एक स्कूल का मैंने सैंपल लिया, और फिर मैं कहूंगा कि उत्तराखंड के पहाड़ों पे रहने वाले बच्चों का मैंने सैंपल लिया, उनका ये रिजल्ट आया। तो मैं क्या कहूंगा, बाकी बच्चे जो और पहाड़ों में रहते हैं उनका भी यही होना चाहिए। उनका सैंपल मैं बाकियों पर भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो दैट इज क्लस्टर। सर ये भी बोल सर सकते ऐसा हैं ना, बोल क्लस्टर सकते जो हैं होती है कि क्लस्टर नेचुरल ग्रुप होता है, हमको बनाना नहीं पड़ता ग्रुप को। जैसे कि कोई जिला है, वो तो ऑलरेडी क्लस्टर वो ऑलरेडी ही बना हुआ है, लेकिन इस स्टेटा में हम ग्रुप बनाते हैं, फिर ग्रुप से बना निकालते हैं। तो क्लस्टर एक नेचुरल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गए, अब उनमें से कौन सा ग्रुप कौन सा डिस्ट्रिक्ट वोट दे रहा है, तो वो क्लस्टर में हो गया। लेकिन इस स्टेटा में हम पहले एक स्टेटा बनाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और फिर उस स्टेटा से ही हम मेंबर्स को लेते हैं। उसमें विशेष गुणों के आधार पे। अब इसी में मान ले, इसी मेथड में मैं स्ट्रेटिफाइड लगाता हूँ पहाड़ वाले में। अब वहां पे फिर मैं ये मेथड वही लगाऊंगा कल वाला जो मैंने बोला था, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक स्कूल, हाई स्कूल। अब उसमें भी बच्चे का स्तर क्या है, बच्चों की एज क्या है, जेंडर क्या है, मैं इन कैटेगरी वाइज में सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद में फिर सैंपलिंग लेता हूं, तो ये आएगी स्ट्रेटिफाइड में। समझे हम? सर यानी एक लाइन में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि क्लस्टर एरिया के आधार पर ग्रुपिंग होता है और स्ट्रैटिफाइड क्वालिटी के आधार पर ग्रुपिंग होता है। वेरी गुड। उसका तो नाम ही, क्लस्टर का तो दूसरा नाम ही एरिया है। देखो समझिए, मेरी स्लाइड आपने पढ़ी नहीं, ये रहा देखो, इसका तो नाम ही एरिया है, एरिया सैंपलिंग। कुछ जगह पे खाली क्लस्टर मिलेगा, तो इसका तो दूसरा नाम एरिया ही है। तो मतलब कि ये तो एरिया बेस्ड ही होती है। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड को बेसिकली हम लोग भैया क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर यूज करते हैं ना। वेरी गुड, क्रॉस सेक्शनल में बहुत बढ़िया मोहित जी, क्या आप पुराने कोरिलेशन बना रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मेरे को, पुराने भी आप यादें ताजे दिला रहे हो। अब मुझे कोरिलेशन रिसर्च कौन बताएगा, अभी पता चलेगा, बाकी लोगों को भी याद है क्या, मुझे बताएंगी। कौन बताएगा मुझे, समिता जी मुझे बताओ। अभी जो मोहित जी ने क्रॉस सेक्शनल रिसर्च पूछी, बताओ क्या होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सर मुझे नहीं पता है। वो खुश कर दिया आपने तो मुझे। मानसी जी मुझे बताइए क्रॉस सेक्शनल क्या होती है। ऐसे तो भैया मजा नहीं आएगा, इतने आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हो। नूरा जी मुझे बताइए क्रॉस सेक्शनल क्या होती है। सर इसके अंदर है ना दो चरों के मध्य संबंध बताया जाता है, जैसे कि आपने बताया था ना कि कपाल भाती ज्यादा करते हैं तो उससे हाई बीपी बढ़ जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। सर मेरा सही बता क्वेश्चन रही तो हूँ। पूछ लीजिए,
मेरा क्वेश्चन आप कुछ और बता रहे हैं, मैं कुछ और पूछ तो रहा हूँ। मैं सर पूछ रहा सर हूँ आपने क्रॉस सेक्शनल, अच्छा क्रॉस अच्छा अच्छा सेक्शनल पूछ रहा हूँ मैं। बताओ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अच्छा सर, क्रॉस सेक्शनल। आपने बताया पॉजिटिव कोरिलेशन मेथड बता दिया, आपने ठीक बताया, लेकिन मेरा अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अब बताओ। सर 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 मैं तो क्या सर वो तो दिमाग से शायद स्किप हो गया। मानसी जी बोलो। सर ये ऐसा एक रिसर्च है जहाँ पे कई सारे ग्रुप्स को ऑब्जर्व करते हैं हम, और एक एक ही निष्कर्ष आता है, फिर इन सबको देख के किसी एक रिजल्ट पे आके रुकते हैं। वेरी गुड, ये है ना आंसर। मुझे लगा कि हाँ मैंने पढ़ाया कि कुछ तो, चलो याद आया तो किसी को। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मैंने आपको अभी मैं याद दिला देता हूँ आपको। देखो याद आ रहा है, मैंने लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पढ़ाया था आपको कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हम कभी नहीं लेते। पीएचडी में आप गलती से भी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को हाथ मत लगा देना, नहीं तो आपकी पीएचडी खराब हो जाएगी। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को कंप्लीट होने में 10 साल 20 साल 30 साल लगेंगे, और आपकी पीएचडी का टाइम 3 साल 5 साल का है, तो कैसे आप उसको कंप्लीट करोगे। और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च बड़ी ही सिरदर्दी वाला काम होता है। जैसे स्ट्रेटिफाइड में अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया ना, उस तरीके से उसमें बहुत सारे ग्रुप्स में बांटा जाता है, उसके बाद में उनका सैंपल लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया कि मैं 10th क्लास के बच्चों के ऊपर भ्रामरी प्राणायाम का रिजल्ट देखना चाहता हूँ। समझिए, मैं 10th क्लास के बच्चों पर भ्रामरी प्राणायाम का रिजल्ट देखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने दिल्ली, हरियाणा और यूपी के 3 स्टेट मैंने चुन लिए। अब तीनों स्टेटों में मैंने 3-3 स्कूल चुने। दिल्ली के 3 स्कूल चुने, एक इंटरनेशनल पब्लिक एंड गवर्नमेंट। 3 स्कूल मैंने दिल्ली के चुने, 3 स्कूल हरियाणा के इंटरनेशनल पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ऐसे 3 स्कूल मैंने यूपी के। तो मेरे 3-3 ग्रुप बन गए हैं। अब उनमें भी मैं बॉयज को अलग डिवाइड कर दिया, गर्ल्स को अलग डिवाइड कर दिया। मतलब कि जहां पे अलग अलग ग्रुपिंग में डिवाइड करने के बाद में, और उसके बावजूद फिर मैं देख रहा हूं कि बताओ गवर्नमेंट वाले बच्चों को भ्रामरी का ज्यादा बेनिफिट मिला, या प्राइवेट वालों को, पब्लिक वालों को ज्यादा बेनिफिट मिला, या इंटरनेशनल वालों को मिला। सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा, ध्यान देख लेना। इंटरनेशनल वाले कद्दू लोग होते हैं, और गवर्नमेंट वाले बड़े शार्प माइंड वाले होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। सबका रिजल्ट अलग अलग होगा। इसलिए हम खाली इंटरनेशनल स्कूल पे रिसर्च कर दें और फिर कहेंगे कि हमने तो इंटरनेशनल पे रिसर्च किया, रिजल्ट उनका बिल्कुल सही है, तो क्या इंटरनेशनल वाले बच्चों की रिसर्च पूरे देश पे थोपना क्या कोई बुद्धिमानी है? बताओ, कोई बुद्धिमानी है एक स्कूल की रिसर्च पूरे बच्चों पे अप्लाई करना? बताओ जी माइक नहीं। खोल के। जी नहीं नहीं। है ना, क्योंकि पूरे स्कूल में तो भैया गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे हैं, आप उन पे इंटरनेशनल वाली रिसर्च कैसे थोप सकते हो? इसीलिए गवर्नमेंट, पब्लिक और इंटरनेशनल तीनों स्कूल के बच्चों को मिला दो, और उसके बाद में रिजल्ट का निष्कर्ष निकालो। वो जो निष्कर्ष आएगा उसको हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगा सकते हैं कि ये ओवरऑल मैंने सभी स्कूलों पे लिया। ये निष्कर्ष लगभग सभी बच्चों को सूट करनी चाहिए, करेगी, क्योंकि उसमें हमने सभी ग्रुप्स, गरीब बच्चे भी आ गए उसमें, अमीर बच्चे भी आ गए। फिर हमने देखा कि हाँ एक्चुअल में भ्रामरी का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। और अगर मैं सैंपलिंग की बात करूं तो इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। अब समझ आया सभी को? थोड़ा सा और समझो, दिमाग खोलो, तब समझ आएगा। रट्टा मारोगे कभी समझ नहीं आएगा। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? मैसेज करो मुझे कि सैंपल, चलो तो मैंने पूछ लिया, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, टाइम कम है। आप मुझे बताओ सैंपलिंग के टाइप्स, सैंपलिंग कितने प्रकार की होती है? मैसेज करो। और मुझे सुनील देवी जी माइक खोल के बताओ सैंपलिंग कितने प्रकार की होती है? भारती माली जी मुझे बताओ सैंपलिंग कितने प्रकार की होती है? कौन कौन से? गलत है। मुनेंद्र साहू जी मुझे बताएं सैंपलिंग
कितने प्रकार की होती है? जो सिंपल सालनी नाम से जो आईडी है वो माइक खोल के मुझे बताएं, जो सिंपल सालनी नाम से आईडी है। सर, दो प्रकार की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में पक्षपात जो होता है वो नहीं होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी में पक्षपात होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे मैसेज करें सभी, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन सी सैम्पलिंग मेथड आते हैं, मैसेज करो। और मुझे धर्मिष्ठा जी, धर्मिष्ठा मैम, आप माइक खोल के मुझे बताओ। वेरी गुड, मैसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। MDY, मानसी जी, मीनाक्षी जी, पूनम जी, शालिनी योगा, नूरा जी। बहुत टाइम लग रहा है जी माइक खोलने में। किरण जी आप बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट किए सर, प्रोबेबिलिटी सैंपल का बताना है सर। जी प्रोबेबिलिटी का बताइए जी। सर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सर आप 4 प्रकार आपने बताए थे सर, एक स्ट्रैटिफाइड, एक क्लस्टर और एक सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक सैंपल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड को किसको कहते हैं, मैसेज करें। और मुझे राधिका जी मुझे माइक खोल के समझाओ, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? भैया इसमें जैसे ग्रुप 5-5 का ग्रुप छोड़ के लेंगे। क्या सिस्टम 5-5 का ग्रुप, एक 10 का नहीं हो सकता? हाँ भैया हो सकता है ना, कुछ भी 10 का भी हो सकता है भैया। तो मेन चीज बताओ, मेन क्या है, सिस्टम डेफिनेशन में से क्या लेना बोलोगे हम? है। ठीक है, आप समझ गए हो लेकिन वर्ड नहीं दे पा रहे। नीरज जी वर्ड्स में बताइए इसी चीज को अच्छे से। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वो होती है जिसमें सिस्टम के थ्रू लोगों को चुना जा रहा है, मतलब कोई सीरीज होती है, सीरीज पर डिपेंड करता है इसमें। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था अभी, जैसे कि किसी भी चीज़ का सैम्पलिंग होती है, जैसे कि इवन ऑड की सीरीज है तो ऑड को लिया जा रहा है पहले 3, 5, 9, 6, 7 ना, इवन को लिया जा रहा है 2, 4, 6, 8। वेरी तो गुड, इसमें बहुत सीरीज बढ़िया। होते हैं, सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इसमें एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, मेन चीज ये सिस्टम फॉलो हो रहा है। जैसे मैं अल्फाबेटिकली लूं तो मैं उन लोगों को मैं चुनाव करता हूँ कि जिनका नाम ए पे आता है। अब मैं फिर कहता हूँ, अब दूसरा सैंपल मैं उसका लूंगा जिनका नाम में सी आता है, जिनका नाम में ई आता है। एक सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है कि एक एक छोड़ के लिया जा रहा है नंबर। कुछ भी सिस्टम हो सकता है वो, मैथमेटिक्स में सूर्यकांत सर ने पढ़ाया भी आपको। सिस्टम ये सीरियल सीरीज कई प्रकार की होती है, सर ने पढ़ाया होगा ना, आपको याद भी होगा। तो वो सारे की सारी जो है ना वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है सारी चीज वो। ठीक है, अब मुझे बताएं रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम को मैसेज करो सभी और मुझे बताएंगे चैतन्य योगा जी। चैतन्य जी रैंडम सैम्पलिंग बताओ सबको। नहीं बोल रहे। डॉक्टर विश्वनाथ जी आप बताइए सिंपल रैंडम मेथड जी। किसी को भी उठाओ, मंत्री बना दो। वेरी गुड, किसी को भी उठा देना। विशाल मोदी जी को एग्जाम्पल दो। लाइक सर, हम जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे प्राणायाम है, बट सारे प्राणायाम में तो सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है जो सभी प्रकार की 72,000 नाड़ियों को प्योरीफाई करता है। तो क्या ये किसका एग्जाम्पल दे रहे हो, तो बताओ आप पहले। रैंडम का हुआ ना कि हमने उसमें से पिक कर लिया सारे जो 8 प्राणायाम है, तो उसमें रैंडम ने हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम पिक किया। नो नो, आपने तो पूरा कंप्लीट ही आंसर गलत दिया है। कुंदन जी बताओ इन्होंने गलत क्यों दिया है? आपने तो स्पेसिफिक उठा लिया ना रैंडमली, मतलब वो तो नाड़ी शोधन आपने एक पॉइंट को उठाया, रैंडमली का हुआ वो तो किसी प्रॉब्लम के लिए उठाया और वो
रेंडमली मतलब हो गया कि किसी का भी हम चयन कर सकते हैं रेंडमली, उसमें हम कोई स्पेसिफिकेशन नहीं डाल सकते हैं किसी चीज का भी, कोई हम रूल्स नहीं लगा सकते उसमें, उस बहुत पर रूल बढ़िया। अप्लाई ही नहीं होगा। जैसे कि बाकी 8 हमारे कुंभक हैं, 8 कुंभक में से किसी भी कुंभक का नंबर आ सकता है, उज्जयी भी आ सकता है, सूर्यवेदी भी आ सकता है, किसी का भी जहां पे आने की पॉसिबिलिटी हो उसको सिंपल रैंडम मेथड कहते हैं। ठीक है, पूर्णतः पक्षपात विहीन होता है ये वाला, सबसे सरल भी होता है। ठीक है, अब मुझे बताएं स्ट्रेटिफाइड। उसमें उसमें ये बताया जाता है कि हर एक को चांस मिलने का चांस है। किसी का भी नंबर आ सकता है, जैसे भी आप लोग घबराए हुए बैठे हो, सर किसी का भी नंबर ले देंगे एकदम से, तो ये सिंपल है, सिंपल रैंडम मेथड कि सर ने किसी का भी नाम ले दिया एकदम से, समझे? ठीक है, तो अब मुझे बताएं स्ट्रेटिफाइड रैंडम मेथड, मुझे बताएंगे संतोषी जी बताएंगे मुझे। जी सर। सर इसमें ग्रुप से सब ग्रुप बनाया जाता है और इसमें रैंडमी किसी को भी उठाया लिया जाता है, और रैंडमी अगर उठाते हैं तो उसमें से किसी एक विशेष गुण होता है उसको उठाते हैं। और ये बहुत टू टाइप्स का होता है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है इसमें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे अगला बताएंगे एरिया और एरिया सैंपलिंग, इसका दूसरा नाम बताओ मुझे क्या है। मैसेज बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप कर रहे हो, बाकी लोग मैसेज करो, मैं सबके रीड कर रहा हूँ। भारती माली जी मुझे बताएं एरिया सैंपलिंग मेथड का दूसरा नाम क्या है? पूनम जी मुझे बताएं। क्लस्टर सैंपलिंग। वेरी गुड। जयकृष्ण पारडिया जी मुझे बताएं क्लस्टर सैंपलिंग होता क्या है? सर इसे ये जो एरिया लेके जो किया जाता है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ऐसे लेके जो सिलेक्शन करा जाता है उसको क्लस्टर एरिया बोलते हैं। ठीक है, काफी हद तक सही है आपका, कि पहले एरिया के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद में सिंपल रैंडम मेथड लगाया जाएगा, यानी कि ये भी सिंपल रैंडम मेथड ही है, लेकिन एरिया के बाद एरिया में डिवाइड किया उसके बाद सिंपल रैंडम मेथड लगाया, उसको क्लस्टर कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हाँ जी बताइए विश्वनाथ जी। हाँ, क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में ये डिफरेंस रहेगा कि जो क्लस्टर है वो रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड डिवीजन नहीं होगा, और जो स्ट्रेटिफाइड है मतलब जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, मतलब एरिया करने का या ग्रुप सब ग्रुप करने का जो क्राइटेरिया है वो रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है या पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ये दोनों अलग हो जाएंगे। क्योंकि उसमें गुण बोला है ना, गुण के आधार पे, किसी विशेषता के आधार पे सब ग्रुप में बांटा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए, और किसी विशेषता तो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम ही है, तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा रिलायबल, विश्वसनीय स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सिरदर्दी भी ज्यादा होती है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, लेकिन उसकी मान्यता और उसकी फैक्ट साइंटिफिक ज्यादा लोगों का बिलीव उस पर ज्यादा होता है और उसका रिजल्ट भी ज्यादा बेस्ट आता है स्ट्रेटिफाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया तो नहीं है लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, मैसेज मुझे करें कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आने वाले सैंपलिंग मेथड के नाम। मैसेज करो, देखता हूँ कौन कितने ज्यादा नाम टाइप कर सकता है जल्दी से। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। अरे वाह नीरज जी, पहले से तैयार थे। वाह नीरज जी वाह, कमाल कर दिया। बताओ माइक खोल के नीरज जी। जी भैया, आपकी चाल से वाकिफ हूँ मैं, अब समझ गया आपको। बताओ नीरज जी बताओ। स्नोबॉल, कॉन्फिडेंस, जजमेंटल, क्वेटा, पर्सपेक्टिव, एक्सीडेंटल और सैचुरेशन और डायमेंशनल सैंपलिंग, ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो नीरज जी याद हो गया, देख के टाइप किया आपने? सच बोलना। कुछ याद है, कुछ देख के टाइप किया था मैंने। कुछ तो याद है मुझे, 2-3 तो याद हो अभी गए। तो हमारे नटखट कन्हैया हो आप, है ना? ओके। जी। चलिए, अच्छा हो गया। अब लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन उन लोगों को हो सकती है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे समझाने की मैंने प्रयास किया, सामान्य से सामान्य उदाहरण देने की। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो अपना रिकॉर्डिंग सुन ले, या फिर बाद में अलग